नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा में हम हृदय के संबंध में बात करेंगे। पहले आप लोगों से कुछ चर्चा कर लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। आज जब हम हृदय पढ़ेंगे, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हृदय के बारे में हमें जानकारी किस आधार पर ले रहे हैं। तो प्रयोगशाला, सहायक, जो आपका लैब असिस्टेंट 2022 की विज्ञप्ति निकली है, भर्ती निकली है, उस पर सेकेंड ग्रेड के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड का आज सिलेबस जारी हो चुका है। अगर हम रीट की बात करें तो ये सिलेबस रीट को भी कवर कर रहा है, और साथ ही साथ में फर्स्ट ग्रेड अगर जिन लोगों के हैं, वो लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड में दो तरह से उपयोगी है। एक तो जनरल साइंस के रूप में उपयोगी है आपका, और जिनका पेपर ही अगर बायो का है, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर वर्तमान परिस्थिति में ये चार तरह से तो उपयोगी है ही है। साथ ही साथ में जिन लोगों के 11th क्लास है, जो NCERT RBSC, उन लोगों के लिए भी ये पाठ उपयोगी है, क्योंकि उनका जो अध्याय 18 है, जो अध्याय आपका 18 है, लेसन जो आपका 18 है, उसमें पूरा का पूरा हृदय दे रखा है और आप लोगों को पढ़ना है। ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, हमारा जो प्रयास है आप लोगों तक सारा कंटेंट पहुंचाना है, और एक यूँ समझिए कि शुरुआत से एक मैच्योर तक जाना है। आपको शुरुआत से लेकर के आपको जो शुरुआत में, यानी कि जिन्होंने पहली बार अगर किसी ने बायो पढ़ी है, उस व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए, और जो बायो के ज्ञाता हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, उन लोगों को भी मेरी बात समझ में आनी चाहिए। कोशिश मेरी ऐसी ही है, और आप लोग सहयोग करेंगे। दूसरी चीज़, आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर अध्ययन कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो इतना कहना मेरा बनेगा कि आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना अपने मित्रों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेहनत किसी एक के लिए करें या चाहे हम हज़ारों के लिए करें, वो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो एक हौसला हमारा भी बढ़ता है उस चीज़ का, चलो इतने लोग देख रहे हैं, जैसे कि 100 देख रहे हैं, तो यार 100 से क्या होगा, थोड़ा बढ़ेंगे। जैसे पहले परिस्थिति थी प्रयोगशाला सहायक की, जो पहले विज्ञप्ति थी, उनमें आप लोगों का रुझान अच्छा था, और वो आप लोगों ने अध्ययन किया है इसी यूट्यूब चैनल से, तो आप लोगों को ध्यान होगा। अब उन लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्या सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो उन तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे कि अभी भी खोज ही रहे होंगे, क्योंकि नाम तो याद रहता नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, उन चैनल को, चाहे मेरा है या किसी दूसरे का भी है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या याद रहेगा कि चलो ये चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी थी। आज की क्लास के अंदर हमने हृदय के बारे में बात करनी थी। ये तो सारी बातें जो थी वो आप लोगों को समझाने के लिए थी। हृदय के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये समझना था कि हृदय की जो आकृति थी वो किस प्रकार की थी। ये कल हमने दोनों लंग्स के बारे में बात करी थी। दो फेफड़ों के मध्य की जो आकृति बनी हुई थी, एक खांच थी, है ना, मीडियास्टर्नम जो गुहा थी, वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक हृदय है, और वो हृदय तिरछा है, डायफ्राम से यानी कि तनुपट से टच हो रहा है। यहाँ तक की कल हमने बात कर ली थी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अगर इस तरह की स्थिति थी, तो क्या हम कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा जो हृदय है वो ऐसा गोल मोल नहीं घूम जाता है? ऐसा दिमाग में आया होगा। या फिर अगर शरीर एक बोरे जैसा होता, तो जैसे हम कूदे तो सारा जो हृदय है, फेफड़े हैं, आमाशय हैं, वो सब एक थैले में भरे हुई संरचना के समान नहीं हो जाता। लेकिन हर एक चीज़ अपने आप में व्यवस्थित है। आप कूदते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सब कुछ करने के बाद कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं जाती है। यानी कि भगवान ने जो बनाया है, सिस्टम जो बनाया है, वो सिस्टम पूरा का पूरा एक व्यवस्थित है। और ये जो हृदय है, सबसे महत्वपूर्ण संरचना है शरीर की, ये इसी प्रकार पड़ा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा आपके घरों में एक संरचना आजकल बहुत उपयोगी है,
और जनरली सबके घरों में होती है, बहुत काम की चीज़ है। इस तरह की आप लोगों ने देखी होगी घरों के अंदर पंखे। अब वो पंखे जब चलते हैं, उनके अंदर जब आप खोलेंगे, कभी देखा होगा, जो ऊपर की तरफ इस तरह से जुड़ा होता है पंखे में, वहाँ पर जिससे वो मोटर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, और उनमें अपन क्या करते हैं, ऑयल करते हैं, ग्रीस करते हैं, जिससे क्या सुचारू रूप से वो चीज़ चलती रहे, रगड़ नहीं लगे। तो यहाँ पर भी तो सुचारू रूप से चलने के लिए, रगड़ नहीं लगे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो भगवान ने बनाया होगा, क्योंकि पंखे हमने बाद में बनाए हैं, भगवान की बनी हुई संरचना बहुत पहले की है। तो यहाँ पर ऐसी क्या संरचना है, इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मानव हृदय दोहरे आवरण से आवृत रहता है। मैंने शब्द यूज़ किया है दोहरे, यानी कि दो झिल्लियाँ होगी कोई ना कोई, है ना, और आवरण मतलब उसको ढकने वाली कोई ना कोई संरचना होगी। अब इस आवरण को क्या कहते हैं? इस आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये जो आवरण है, उस आवरण को किस नाम से जानते हैं अपन? पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो हृदय है, इस हृदय के ऊपर यानी कि यहाँ पर एक आवरण है, वो क्या कहला रहा है? आपका पेरिकार्डियम कहला रहा है। बात को समझना कैसा है। ये दोहरा है, यानी कि इसमें कैसी परत, कितनी परत होगी? दो परतें होंगी। इस आवरण की दो परत, कितनी परत? दो परत होती है। कितनी परत होती हैं? दो परत होती हैं। कौन कौन सी, पहले ये समझते हैं। एक तो होती है सबसे बाहर, बाह्य आवरण, और एक होती है हमारे पास में भीतरी आवरण। दो प्रकार के आवरण की अगर अपन बात करें, तो बाहरी जो होती है वो होती है पेरिकार्डियम, और भीतरी जो होती है वो होती है विसरल पेरिकार्डियम। देखिए, बाहर वाला जो आवरण है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम। और भीतर वाला जो आवरण है उसे हम किस नाम से जानते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। यानी कि दो प्रकार के आवरण से मिलकर क्या बना हुआ है? हृदय को ढकने वाली संरचना बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में होगी। अब मतलब ये हुआ कि मानव का अगर हृदय ये है, एक बार हम रफ डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानव का हृदय ये है, ये हृदय है, दो आलिंद है, दो निलय हैं। तो इसके ऊपर इस प्रकार की एक झिल्ली है जिसका नाम है विसरल। ये रही आपकी विसरल। इसके ऊपर भी एक झिल्ली और है, इसका क्या नाम है? पेराइटल। ये आपकी पेराइटल। मेरी बात को समझना, अंदर की तरफ कौन हो गई? विसरल हो गई। बाहर की तरफ कौन हो गई? पेराइटल हो गई। कहाँ की बात कर रहा हूँ? हृदय की बात कर रहा हूँ। ये जो संरचना है वो क्या है? हृदय है। दो तो आलिंद हो गए, और हमारे पास में दो क्या हो गए? निलय हो गए। तो बाहर और अंदर, इन दोनों के बीच में क्या बचा? गैप बचा। इन दोनों के बीच में क्या बचा? अवकाश बचा। इस अवकाश को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम अवकाश। दोनों जो परत हैं के मध्य पेरिकार्डियम अवकाश
पाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। किस प्रकार का अवकाश है? इस अवकाश का नाम क्या है? पेरिकार्डियम अवकाश पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। बाह्य आवरण और भीतरी आवरण। बाहर आवरण को अपन कह रहे हैं पेराइटल और अंदर वाले को क्या कह रहे हैं? विसरल, है ना। यूँ याद रखना है अपने को कि अपन अगर बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कहीं पर भी अपन कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर किससे जाएंगे आप? तो पेड़ से जाएंगे। किससे जाएंगे आप? पेड़ से। और जब आप विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद में घर में आने के बाद क्या करेंगे? घर के अंदर आते क्या करेंगे? विश्राम। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप बाहर जाते हैं तो कैसे जाएंगे? आपके अपने पेड़ से जाएंगे। और अगर आप घर के अंदर चले आते हैं तो क्या करते हैं? आप विश्राम करते हैं। घर के अंदर ऐसा थोड़ी है कि हाँ काम तो करते होंगे, लेकिन फिर भी विश्राम करने के लिए क्या घर ही लेंगे ना। यूँ थोड़ी सड़क पर विश्राम कर रहे हैं, रात भर सड़क पर सो गए, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो घर के अंदर क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? बाह्य आवरण जो है उससे अपन क्या बोलेंगे? पेराइटल पेरिकार्डियम। और भीतर का मतलब, अंदर की तरफ का मतलब क्या हो गया? घर हो गया। यूँ समझिए, अंदर वाली कौन सी है? तो विसरल पेरिकार्डियम। याद रहेगा, कंप्लीट है। दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? पेरिकार्डियम अवकाश पाया जाता है। ये पेरिकार्डियम अवकाश है। इस अवकाश में पेरिकार्डियम द्रव पाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इस अवकाश के अंदर क्या पाया जाएगा? पेरिकार्डियम द्रव पाया जाएगा। अच्छा, ये द्रव, पेरिकार्डियम द्रव जो है वो, और आपकी पेरिकार्डियम जो गुहा बनी हुई है, पूरी परत बनी हुई है, वो क्या काम करती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, लिया। अब ये जो संरचना है पेरिकार्डियम की, इसको समझने के बाद में बाहर और भीतर वाली समझ में आ गई। क्या कार्य है झिल्ली के आवरण के? क्या कार्य? तो लिखेंगे अपन हृदय आवरण के कार्य। हृदय आवरण के अपने पास क्या कार्य? पहली बात, दोनों परतों को पिचकने से रोकता है। देखिए, जो दोनों परतें हैं ये दोनों चिपक ना जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? ये आवरण करता है। दूसरी बात, हृदय को क्या करेगा? यांत्रिक सहारा देगा या रगड़ से सुरक्षा करेगा। रगड़ से रक्षा करेगा, है ना। क्या करेगा? सतह को क्या बनाएगा? सतह को चिकना बनाता है। सतह को क्या बनाएगा? तो चिकना बनाने का काम भी करता है। ये हो गया। ये किसकी बात करी हमने? हृदय के आवरण की बात करी। हमने कल बात करी थी कि हृदय मेसोडर्म से बना होता है और हमारा हृदय जो कैसा है? पेशी जनित है, यानी कि हृदय पेशियों से बना हुआ है। नव उनमें महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है, लेकिन बना हुआ किससे है? पेशियों से बना हुआ है। कल हमने ये सब बात करी थी। आज हमने उसके आवरण के बारे में बात करी। अब आवरण के बारे में बात करने के बाद में ये लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हृदय का भी ये तो आवरण हो गया। जो हृदय स्वयं है, उस हृदय की भी कुछ झिल्लियाँ हुई होती हैं, कुछ भित्तियाँ और होती हैं। तो अपन यहाँ पर बीच में हेडिंग डालेंगे, हृदय वॉल या भित्ति। हृदय की भित्तियाँ कितनी हैं? तो मूलतः हृदय की 3 भित्तियाँ हैं। कितनी भित्तियाँ हैं हमारे पास? हृदय की 3 भित्तियाँ। सबसे पहले कौन आएगी? एपिकार्डियम। सबसे पहले हमारे पास में कौन आएगी? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद में कौन आएगा? हमारे पास में दूसरा आएगा मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के बाद में हमारे पास में तीसरा आएगा एंडो, जो सबसे अंदर की तरफ होगी, एंडोकार्डियम। 3 प्रकार की संरचना है। अगर इनमें पूछा जाए कि सबसे मोटी कौन सी है, तो मध्य वाली मायोकार्डियम क्या है, सबसे मोटी भित्ति है। मायोकार्डियम क्या है, सबसे मोटी भित्ति है। ये ध्यान रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण भी है। अगर सबसे मोटी भित्ति की बात करें तो कौन सी है, मायोकार्डियम है। ध्यान रखना, ये जो है वो शल्कीय उपकलाओं से बनी होती है। कौन सी, एंडोकार्डियम जो है वो किससे बनेगी, शल्कीय उपकला, शल्कीय उपकला से बनी होती है। सीधी सी बात क्या है, सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, एपिकार्डियम, बीच में कौन सी होती है, मायोकार्डियम, और भीतर की तरफ कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है वो सबसे मोटी संरचना बना रहा है, और एंडोकार्डियम जो है वो कैसी है, शल्कीय उपकला से बनी हुई संरचना है। ये हमने हृदय के बारे में पूरी बात करी। हमने क्या क्या पढ़ा, हृदय की स्थिति को देखा, हृदय के ऊपर होने वाले आवरण को देखा, और आवरण को देखने के बाद हृदय कितने आवरण से बना हुआ है इसके बारे में बात करी। कल वाली कक्षा में हमने बात करी थी हृदय का भार कितना है और किस प्रकार का है। अब आज की कक्षा में हृदय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, उनको हम साथ में लेंगे। जैसे अगर एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर दूं मैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये मानव हृदय है। क्या है ये, मानव हृदय, मनुष्य का हृदय। तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाले भाग को, ये जो भाग है इसे देखिए, ये कौन सा है आपका, दायां अलिंद। तो ये क्या होगा, दायां निलय। ये क्या है, बायां निलय। और ऊपर वाला कौन सा होगा, बायां अलिंद। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हमेशा आपको याद रखना है। पहली बात, जब भी दायां अलिंद की बात होगी और दायां निलय की बात होगी, हम राइट की बात करेंगे जब भी, राइट साइड की, तो ये हमेशा कैसे होंगे, शुद्ध होंगे। यानी इसमें हमेशा क्या होगा, शुद्ध रक्त पाया जाएगा। मैं बात करूँगा शुद्ध रक्त क्या होता है, उस पर मैं आ रहा हूँ। और अब जब भी मैं बात करूँ बाएं तरफ की, दाएं तरफ होगा अशुद्ध होगा। और जब भी बात करूँगा मैं बाएं तरफ की, हमेशा इसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाएं तरफ हमेशा कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा, और दाएं तरफ हमेशा कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अब पे ध्यान रखना है ना। क्या कहने का मतलब है कि जो दायां है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। अब अशुद्ध का मतलब क्या है, तो अशुद्ध का मतलब हो गया, शुद्ध का मतलब हो गया जिसमें O2 की कमी हो, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। अशुद्ध का मतलब ये नहीं उसमें कीचड़ है। अशुद्ध का मतलब क्या है, उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पूरे शरीर में से जब रक्त रिटर्न आता है, वापस आता है, उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने पर हम उस शब्द क्या यूज़ करेंगे, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, तो इसमें O2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। O2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा होती है, ऐसे रक्त को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे। और कहाँ मिलता है ये हमेशा ध्यान रखना, फेफड़ों में। कहाँ मिलेगा, फेफड़ों में। शुद्ध रक्त फेफड़ों के माध्यम से होता हुआ जब आता है तो शुद्ध रक्त होगा, और बायां अलिंद और बाएं निलय के अंदर रहेगा। सीधी सी कहानी है, आपको याद रहेगा, क्लियर। अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ कई बार, छोटे और बड़े का। छोटा कौन, बड़ा कौन। तो छोटे और बड़े को क्लियर करने के लिए आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो भाग होता है वो होता है हमेशा बड़ा अलिंद। अलिंद कैसा है, अलिंद का जो दायां भाग है वो बड़ा है, तो इसका जो बायां भाग है वो कैसा है, छोटा है।
जबकि यहाँ पर निलय जब आएंगे तो ये बड़ा होगा अपेक्षाकृत दाएं की तुलना में, और ये कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हृदय कुछ मात्रा में टेढ़ा होता है, और ऐसी स्थिति बनने के कारण यहाँ पर कुछ भाग, दायां भाग जो है इसका, कुछ बायां भाग के अंदर ज़्यादा चला जाता है, और ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, दायां आलिंद हमेशा बड़ा होगा बायां आलिंद की तुलना में। याद रखना है मैं क्या बात कर रहा हूँ, दायां आलिंद किससे बड़ा है और जो छोटा कौन सा है, बायां है। यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है वो हमेशा छोटे आलिंद में होगा। छोटे आलिंद से कहाँ आएगा, बड़े निलय में आएगा। निलय की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ गई। जबकि यहाँ पर क्या था, बड़ा आलिंद था, और निलय कैसा है यहाँ पर, छोटा है। छोटा इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं है, ध्यान रखना। तुलना किसकी कर रहे हैं, इसकी और इसकी। दोनों आलिंद आपस में छोटे बड़े, दोनों निलय आपस में छोटे बड़े, आलिंद और निलय की तुलना नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को एक छोटा बड़ा की जो बात थी, एक प्रश्न बनता है हमेशा कि दायां आलिंद बायां आलिंद की तुलना में होता है, तो दायां आलिंद बायां आलिंद की तुलना में हमेशा बड़ा होता है। उपरोक्त चले कि बायां निलय दायां निलय की तुलना में होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो ये वाली आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है ना, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को समझते हैं। उसके लिए कुछ हमारे पास में टर्म होनी चाहिए, कुछ हमारे पास में कुछ शब्द होने चाहिए, उनको देखते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये एक पट बन रहा है, जोड़ने की संरचना बन रही है। किसके बीच में है, दो आलिंद के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतरा आलिंदी पट। क्या बात समझ में आई? अंतरा आलिंदी पट किस किस के बीच में होगा, दोनों आलिंद के मध्य। अंतरा आलिंदी पट जो है वो किस किस के मध्य में है, दोनों आलिंद के मध्य। अगर ये बात यूँ होती, अंतरा निलयी पट किसके मध्य होगा, दोनों निलय के मध्य, दोनों निलय के मध्य। और ये भी तो पट है, आलिंद और निलय के मध्य में। तो आलिंद निलय पट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तीसरे प्रकार की पट कर रहा हूँ। तो आलिंद और निलय के मध्य, आलिंद निलय के मध्य। क्या बात समझनी हमको, दो आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंदी पट, दो निलयों के मध्य में अंतरा निलयी पट। आलिंद और निलय के मध्य में कौन सा होगा हमारे पास में, आलिंद निलय पट। और ये ध्यान रखना हमेशा, ये फाइब्रिस होता है, तंतुमय होता है। ये पट कैसा होता है, तंतुमय। ये वाला जो पट है ये कैसा होता है, तंतुमय होता है। एक चीज़ और समझने जैसी है इसमें, जिसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की हमने जब बात करी, तो यहाँ पर त्रिवलयी कपाट होता है और यहाँ पर द्विवलयी कपाट होता है। अगर बात करूँ मैं, ये यहाँ पर कौन सा होगा, त्रिवलयी कपाट, तीन वलय युक्त कपाट, यानी कि यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कैसा होगा, द्विवलयी कपाट। प्रश्न देखिए कहाँ से बनेगा, बड़ा और छोटा, कौन सा आलिंद बड़ा कौन सा आलिंद छोटा। तो आपको ध्यान पड़ेगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध ये रहा, शुद्ध इधर वाला भाग रहा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि द्विवलयी कपाट किस में है, तो आपको ध्यान होगा कि बाईं तरफ में है। त्रिवलयी कपाट किधर है, तो हम बात करेंगे तो दाईं तरफ में है। अगर पूछ ले कि अंतरा आलिंदी पट, दो आलिंदों के मध्य में, अंतरा निलयी पट
दो निलयों के मध्य में, आलिंदी निलय पट दोनों आलिंद और निलय के मध्य में। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए अब बात आती है हमारे पास में, मिटा रहा हूँ उसको मैं, रक्त के परिसंचरण की। मनुष्यों में किस प्रकार का रक्त होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था पिए राम, एक अपन ने हिंट की बात करी थी, एक मैंने हिंट दिया था आपको, पिए राम। पीसीज यानी मत्स्य संघ के अंदर, संघ में एक आलिंद होता है और एक ही निलय। कुछ ऐसी संरचना होती है, ये आलिंद है और ये निलय है, रक्त का प्रवेश शरीर में और यहाँ पर गिल्स में, जो गिल्स होती हैं, गिल्स किस में होती हैं, मछलियों में होते हैं, और शरीर में घूमकर वापस आ जाएगा। तो रक्त एक पूर्ण चक्र लगाता है ना। हमारे पे कैसा है, दोहरा परिसंचरण, इनमें कैसा होगा, एकल परिसंचरण। कैसा होगा, एकल परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण इनमें नहीं होगा। एकल परिसंचरण का मतलब क्या हो गया, एक आलिंद है, एक निलय है और पूरे एक चक्र में गिल्स से होकर शरीर चक्र घूम के निकल जाएगा। फिर एक का मतलब हमारे पास में कौन आएगा, एम्फीबियंस, उभयचर। अगर उभयचर की बात करें तो दो आलिंद होंगे और एक निलय होगा। क्या होगा, दो आलिंद और एक निलय। क्या होगा, ये रक्त का मिश्रण हो जाएगा। क्यों, अशुद्ध और शुद्ध दोनों रक्त आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हृदय अलग अलग नहीं है। अब आते हैं हमारे पास में रेप्टिलिया, सरीसृप। सरीसृप जो हैं उनमें हृदय तो इस प्रकार का ही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खांच बढ़ जाती है, तो अपूर्ण होता है, अपूर्ण निलय। यानी कि आलिंद कितने होंगे, आलिंद हो जाएंगे आपके दो और निलय हो जाएंगे आपका एक। दो आलिंद, ये एक आलिंद, ये दूसरा आलिंद, और निलय हो गया आपका अकेला, है ना, तो एक। लेकिन कैसा है, अपूर्ण निलय, यानी कि आधा खांच बन चुकी है। यहाँ पर एक अपवाद भी है, याद रखना, घड़ियाल या मगरमच्छ, उसमें कितने होते हैं, तो चार होते हैं, दो आलिंद और दो निलय। दो आलिंद और दो निलय, इसमें चार होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण संघ आता है हमारे पास में एवीज और मेमेलिया। एवीज और मेमेलिया जो हैं, यानी कि आपका एवीज में कौन आ गया, पक्षी वर्ग आ गया, और मेमेलिया में कौन आ गया, स्तनधारी आ गए। तो इनमें कौन आएगा, एवीज और मेमेलिया में कैसा होगा, हृदय चार कोष्ठी होगा। मिटा देता हूँ उसको, हृदय कैसा होगा, चार कोष्ठी होता है। एवीज और स्तनधारी जो हैं आपके मेमेलिया, उनमें हृदय कैसा होगा, हृदय कितना होगा, चार कोष्ठी। कौन कौन से, दो आलिंद और दो निलय। कल की क्लास में आलिंद और निलय के बाद में उसका आगे का वर्गीकरण जो है वो पढ़ेंगे हम, किस प्रकार से हृदय की कौन सी नलिकाएं कहाँ पर आकर खुलती हैं, हम उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस प्रकार का हृदय का। मैं कहूँ, अभी तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से केवल कुछ
ताकि समझ में आ जाए। कल हम इस तरह की एक संरचना बनाएंगे और कुछ इस तरह की संरचना होकर कुछ इस तरह की संरचना हम बनाएंगे, और ये जो संरचना होगी ये मानव हृदय की होगी। और मानव हृदय में यहाँ पर जो खाँच होंगे और इनमें 3 मुख्यतः नलिकाएं होंगी, या कहेंगे रक्त को लाने वाली होगी। किस तरह से रक्त का प्रवेश होता है, किस तरह से रक्त का निकासी होती है या निकलता है, किस तरह से रक्त पुनः हृदय में प्रवेश करता है और शरीर से बाहर निकलता है। इस पूरे चक्र को दोहरा परिसंचरण कहते हैं अपन। और आने वाले टाइम में जो अगली क्लास है उसमें हम दोहरा परिसंचरण पढ़ेंगे। तो तुरंत प्रभाव से आपको पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक तो ठोकना है, क्योंकि अगर आपको पसंद आ ही गया है तो इतनी देर तक आपने चैनल देखा है तो मतलब आपको पसंद आ गया है, और पसंद आ गया तो वो चीज़ लाइक कर दे दीजिए। और रही बात अपने मित्रों को तुरंत प्रभाव से उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरे तक भी होना चाहिए। कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।